How to score 90 plus marks in your IS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of your UPSC syllabus on this platform. अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के PYQs से स्टार्ट किया है. We had completed the questions from 1885 till 1947. 1885 was a year जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ एंड 1947 इट वाज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. इन दो ईयर्स के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. द क्वेश्चंस, द PYQs ऑफ IAS हैज बीन डन. Now we are on the PYQs of other examinations except the IAS which is conducted by the UPSC. And the reason being because यहाँ से जो questions है वो repeat होते हैं, यहाँ से जो statements है they are being repeated as it is. So these questions become very important. ठीक है? तो आज का जो question है it is question number 86. It is about the cabinet mission of 1946. was led by. ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था 2015 में. द क्वेश्चन इज कि जो कैबिनेट मिशन है 1946 का, इस मिशन को किसने लीड किया था. पहला ऑप्शन है सर पैट्रिक लॉरेंस, सेकेंड ऑप्शन इज लॉर्ड लिनलिथगो, थर्ड ऑप्शन इज लॉर्ड वेवल एंड फोर्थ ऑप्शन इज सर जॉन साइमन. So what could be the answer? Sir Patrick Lawrence, Lord Linlithgow, Lord Wavell या फिर Sir John Simon? Okay, we will have a brief overview of cabinet mission. July 1945 was a year जब ब्रिटेन के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई थी. विंस्टन चर्चिल was the prime minister at that time. He belonged to the conservative, but अब ब्रिटेन में सरकार बदल गई. नए जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है क्लेमेंट एटली. और जैसे ही 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, क्लेमेंट एटली वांटेड टू ट्रांसफर दिस पावर टू इंडिया एज सून एज पॉसिबल. तो उन्होंने अपनी ब्रिटेन की कैबिनेट से 3 मेंबर्स इंडिया में भेजे. एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, सेकेंड वॉज सर पैट्रिक लॉरेंस एंड थर्ड वॉज AV अलेक्जेंडर. ये तीनों ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस पूरे मिशन को कैबिनेट मिशन बोला जाता है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैबिनेट मिशन वॉज टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू स्टैब्लिश एन इंटरिम गवर्नमेंट. ठीक है. और यहाँ पे ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो पूरा डेडलॉक है उसको सुलझाने के लिए लगभग 3 हफ्तों तक डिस्कशन चला. तब जाके यहाँ पे रेकमेंडेशंस दिए गए. बस इस पूरे कैबिनेट मिशन के जो रेकमेंडेशंस हैं उसमें पहले 2 हाइलाइट्स की बात करते हैं, फिर रेकमेंडेशंस देखते हैं. सबसे पहला हाईलाइट यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया की बात करी गई, यानी कि यहाँ पे पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो सेपरेट इलेक्टोरेट. ओके, so here there were 2 most important things. One, united India, and second, no separate electorates. So what were the recommendations? 3 major recommendations यहाँ पे दिए गए. पहला recommendation जो था वो 3-tier फेडरेशन सिस्टम को लेके था, यानी यहाँ पे जो प्रोविंसेस है उनको 3 सेक्शंस में बांट दिया. सेक्शन A was हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा. फिर आपके पास यहाँ पे सेक्शन B है और सेक्शन C है. जो सेक्शन B है उसमें आपके पास पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड बालूचिस्तान. सेक्शन C में थे आपके पास असम और बंगाल. तो इस तरह से ये 3 सेक्शंस में बांट के यहाँ पे 3-tier फेडरेशन सिस्टम प्रपोज किया. And in this division, union was very weak with the powers of only finance, foreign affairs and communication. लेकिन
यहाँ पे जो प्रोविंस है वो स्ट्रॉन्ग थे। ये 3 चीज को छोड़ के, जो कि सेंटर के पास थी, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, इनको छोड़ के बाकी सब कुछ प्रोविंस के हाथ में था। और यहाँ ये बोला गया कि 5 साल बाद ये जो प्रोविंसेस हैं वो अपने इन सेक्शंस को बदल सकते हैं और 10 साल बाद ये डिमांड भी रख सकते हैं टू चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन। Second recommendation, it was given with respect to the princely states. Princely states will have all the subjects and the residuary powers. या तो वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट बना सकते हैं। और तीसरा रिकमेंडेशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके दिया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ पे ये बोला गया कि एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाएगी। तो ये था आपका पूरा कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा। पहली बात, विथ रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम लीग विच वॉज लेड बाय जिन्ना, इनिशियली द मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना वॉज हैप्पी। उन्हें ये लगा कि ये जो 3 सेक्शंस बांटे हैं, जिसमें ये जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया से, उनको आगे जाके मैं एक सेपरेट पाकिस्तान बना दूंगा। बट जैसे उनका ये कंफ्यूजन क्लियर किया गया कि ये जो सेक्शंस है ये परमानेंट नहीं है, ये सेक्शंस आगे जाके बदल सकते हैं, ये डिमांड रख सकते हैं, तो जिन्ना इसे नाखुश हुए और यहां से उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। बट कांग्रेस जो है उन्होंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था, दे वर हैप्पी, एंड उनका स्टेटमेंट था कि अभी तक जितने भी नेगोशिएशंस हुए हैं, जितने भी मूवमेंट्स आए, जितने भी प्लान आए हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो रहा है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, दैट इज सर पैट्रिक लॉरेंस। सो व्हाट अबाउट द अदर 3? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल एंड सर जॉन साइमन। लॉर्ड लिनलिथगो इज रिलेटेड विद द वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की हालत खराब हो रही थी, लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना इंडियन से पूछे ये अनाउंस कर दिया था that India will fight in the World War II alongside the Britain, and this made Indians very angry, and as a result आगे जाके सुभाष चंद्र बोस जो है, he start his own initiative at his own level to throw this Britain government out of India, और तब जाके इंडियन नेशनल आर्मी जो है आगे बनती है, जिसमें मोहन सिंह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यहाँ पे INA ट्रायल्स का भी रोल रहा है। ठीक है, देन अबाउट द वेवल प्लान, इट वाज आल्सो known as the Wavell Plan because Wavell was someone who also tried to solve this deadlock between the Muslim League and Congress. And then we had the Sir John Simon. The Government of India Act 1919 के अंदर ये बोला गया था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर रिफॉर्म्स देगा और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसको यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। सो इट वॉज नॉट 1929, 2 साल पहले ही यानी कि विद इन 8 years इन 1927 यहाँ पे एक कमीशन बना दी गई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन। But the Simon Commission was composed of all 7 British members, all white people. There were no Indian representative. जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म में ये बोला गया था कि यहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा। So Indians were not happy and they boycotted the Simon Commission. And as a result उन्होंने अपनी एक अलग नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी और ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है इसको डिस्कस करने के लिए आगे आपके पास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज ए, सर पैट्रिक लॉरेंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज क्वेश्चन नंबर 87, इट इज हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन appointed in 1947 in the context of India's partition। ये क्वेश्चन UPPSCS के मेंस के अंदर पूछा था in 2015 कि जो बाउंड्री कमीशन बनी थी 1947 में उसको किसने लीड किया था। ऑप्शन ए इज योर माउंट बेटन, ऑप्शन बी इज रेडक्लिफ,
ऑप्शन सी इज जेम्स बोल्ट एंड ऑप्शन डी इज योर रिकार्डसन. तो आंसर यहां पे है रेड क्लिफ. Now many of you must have been confused with the option A Mountbatten, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 जिसके अंदर पार्टीशन हुआ, बाउंड्री कमीशन बना, एंड ये सब माउंटबेटन प्लान के अंदर हुआ. यस, माउंटबेटन एक प्लान था जिसमें पार्टीशंस को अनाउंस किया गया था, बट अंडर दैट एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी विच वॉज लेड बाय सर सेरिड रेडक्लिफ. ठीक है, सो व्हाट वाज द माउंटबेटन प्लान? हुआ क्या, जो क्लेमेंट एटली है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, 20 फरवरी 1947 को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ये अनाउंस किया कि 3 जून 1948 से पहले पहले ब्रिटेन अपना पावर जो है एक रिस्पॉन्सिबल हाथों में दे देगा और इंडिया को छोड़ देगा. और 21 फरवरी 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो न्यू वाइसरॉय बनते हैं और वो अपना माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत करते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज उन्होंने पार्टीशन के बारे में बताया. 15 अगस्त 1947 जब एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, पार्टीशन जो हुआ था यहाँ पे बंगाल और पंजाब का जो प्रोविंसेस था, अब ये 2 न्यू कंट्रीज बन चुकी थी. और यहाँ पे बंगाल और पंजाब का ये जो पार्टीशन हुआ था, इस पार्टीशन की जो बाउंड्रीज है उसको बनाने के लिए एक बाउंड्री कमीशन को एस्टैब्लिश किया विच वॉज अंडर Sir Cyril Redcliffe. And if we talk about the Northwestern Frontier Province, the province of the Assam, इन दो का जो पूरा फेट था कि इनके साथ क्या होगा, it was to be decided by a referendum. और ये जो रेफरेंडम है, it was led by खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है. They were related to the खुदाई खिदमतगार्स. ठीक है, so this is question number 87, that is a boundary commission appointed in 1947 by Redcliffe. Now moving towards the next question, question number 88. The Deepavali Declaration issued in the year 1929 was related to what? पहला ऑप्शन है कम्युनल प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन है डोमिनियन स्टेटस, तीसरा ऑप्शन है लेबर लीडर्स और फोर्थ ऑप्शन है अनटचेबिलिटी. नाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द दीपावली डिक्लेरेशन, बट इंटरेस्टिंगली जो इरविन डिक्लेरेशन है उसी को ही दीपावली डिक्लेरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो जो इरविन डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा किसी ने, वो ही आपका दीपावली डिक्लेरेशन है. नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली कि जो इरविन डिक्लेरेशन हुआ था 1929 का, यानी कि जो दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था, ये आपका डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द डोमिनियन स्टेटस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इरविन डिक्लेरेशन या फिर दीपावली डिक्लेरेशन. ये क्या था? ठीक है, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे. इन दिस इरविन डिक्लेरेशन यानी कि जो दीपावली डिक्लेरेशन है, इंडिया के अंदर जो नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी रिगार्डिंग द डोमिनियन स्टेटस. तो यहाँ पे जो लॉर्ड इरविन उस वक्त के वाइसरॉय थे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ठीक है, वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस एंड वी आर वर्किंग टू हैव अ हैंडशेक विथ यू. किसी तरह से वो उनको नेगोशिएट कर रहे थे, बट यहाँ पे एक टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि कब डोमिनियन हम देंगे. देवर लाइक ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ये बात करी, टू गिव अ डोमिनियन स्टेटस इन अ नॉन लीगल लैंग्वेज, बट कोई टाइमलाइन नहीं थी एंड दिस फ्रस्ट्रेटेड द इंडियन नेशनलिस्ट. ओके, सो दिस दीपावली और द इरविन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द डोमिनियन स्टेटस. क्वेश्चन नंबर 89. Who one of the following had renounced the title of Hazik ul Mulk during the Khilafat agitation? Option A, Maulana Abdul Kalam Azad. Option B, Muhammad Ali. Option 3, Shaukat Ali. And option 4 is Hakim Azmal Khan. इनमें से कौन है जिन्होंने अपना टाइटल जो फिर से रेनाउंस किया था ड्यूरिंग दी खिलाफत एगिटेशन? Who among the following?
आंसर इज डी। यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा हकीम अजमल खान। ठीक, हकीम अजमल खान। बट व्हाट वाज द खिलाफत एगिटेशन एंड व्हाट हैपेंड इन दिस एगिटेशन? बट दिस खिलाफत एगिटेशन या फिर जो मूवमेंट है, इट इज रिलेटेड विद द वर्ल्ड वॉर 1। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। एक तरफ अलाइड पावर्स हैं और दूसरी तरफ आपका सेंट्रल पावर है। जो अलाइड पावर है उसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली। जबकि जो अलाइड पावर्स है वहां पे है आपके पास जर्मनी, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड ऑटोमन एम्पायर। सो इन दिस वर्ल्ड वॉर 1 एलाइड पावर्स जीत रहे थे एंड सेंट्रल पावर्स लॉस्ट, राइट। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ट्रीटीज साइन हो रही थी, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल वाज साइंड विद जर्मनी। अब जो ऑटोमन एम्पायर है उनके साथ भी एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी दे वर ट्राइंग टू साइन, व्हिच वाज द ट्रीटी ऑफ सेवर्स विद द ऑटोमन्स। तो इसके प्रोटेस्ट में या फिर इसके अगेंस्ट में खिलाफत एगिटेशन करने के लिए सोच रहे थे और यहाँ पे खिलाफत कमेटी बनाई 1919 में मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दैट इज ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। सो गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट एट फर्स्ट ऑफ दिस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे, कॉपरेशन जो है वो नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की। सो इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है उसको साइन कर लिया था with the Ottomans, which was very humiliating, and the Muslims all over the world was not happy with it. Okay, now the next question, that is a former name of Harijan Sevak Sangh was option A All India Anti-Untouchability League, All India Depressed Classes Association, Depressed Class Association for the Social Reform, and Association of Untouchables. See, this we had already discussed in our previous video. It was All India Untouchability League. So you have to tell me now in the comments that Harijan Sevak Sangh महात्मा गांधी ने क्यों और कब बनाया था, during which timeline and under the time of which viceroy this Harijan Sevak Sangh was formed and what was the objective. Okay, so from this question onwards we will be discussing in the next video the other 5 or to 6 questions. Till 96 we can cover in the next video. So till then keep supporting us by subscribing and like and share. Thank you so much.